बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें निज़ाम टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इस्तक़लाल। नाज़रीन, करंट अफेयर विद नदीम भट्टी में हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत पर। तो नाज़रीन, 21 अक्टूबर से पहले बड़ी चहमगोइयाँ थी कि जी के मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ नहीं आएंगे, और वही हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ गए और एक बहुत बड़ा जलसा भी उन्होंने किया। आज हमने देखा कि आज उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी दौरा किया। उनके साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके साथ मरीम नवाज़ और इसहाक डार और दूसरे वफाकी वज़रा भी थे। तो आज बात करेंगे कि मौजूदा हालात में नदीम भट्टी साहब क्या देख रहे हैं। आम लोग यही समझते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म डिक्लेयर हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज जिस सियासी मंजरनामे से हम बात करेंगे, और नवाज़ शरीफ साहब का नाम तो आपको पता है कि इसे बहुत बड़े चमकते दमकते सितारे के साथ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान को मॉडर्नाइज़ करने में नवाज़ शरीफ साहब का सबसे बड़ा हाथ है। याद रखिएगा, तरक्की की राहें जब भी खुलती हैं कि जब वेज़ बना दिए जाएँ, रास्ते बना दिए जाएँ। तो कोरिया के साथ मिलके जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान किया है मोटरवेज़ का, पूरी कौम ता क़यामत तक उस सिलसिले में इनकी बहुत आभारी रहेगी कि उन्होंने ख़ास तौर पे देहातों से आने वाली चीज़, याद रखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंस्टेंट तौर पे शहर ना पहुँचें, मतलब आप अजनास की बात कर लूँ तो वो ख़राब हो जाती हैं। उनका साथ उन्होंने पूरा जाल बिछा दिया। नवाज शरीफ साहब का इतना बड़ा हैवी मैंडेट, मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब के बाद जो बड़ा मैंडेट लिया था नवाज शरीफ साहब ने लिया था। नवाज शरीफ साहब ने मैंडेट कैसे लिया? ऑब्वियसली ये ताजरों का, आम इंसानों का और आम करने वाले दो आम मुल्क में जो माशरती मसाइल को ख़त्म करके अच्छी पॉलिसियाँ, सॉफ्ट पॉलिसियाँ, सॉफ्ट टैक्स सिस्टम अडॉप्ट करके पाकिस्तान को चलाने में जो मावनत की, इसलिए हर बंदा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, बल्कि अब तो मरीम नवाज़ के लिए भी नारे लगना शुरू हो गए हैं। उन्होंने भी पिछले 12 साल में बहुत मेहनत की है। इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर शी हैज़ डन वेरी एक्सेप्शनल वर्क। आई पर्सनली अप्रिशिएट। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि मियाँ नवाज शरीफ इतना हैवी मैंडेट था उनके पास, जब वो पाकिस्तान से गए तो वो एस्टेब्लिशमेंट से बहुत नाराज़ थे, तो अब उनकी वापसी कैसे होगी? देखिए, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, जो दूसरी गवर्नमेंट के लोग इदारों के साथ मिलके उनके ऊपर जो केसेस डेवलप किए, बकौल उनके कि 24 अरब रुपए के केसेस, 24 ये खरब रुपए, मैं समझता हूँ कि ये 24 अरब रुपए, कई 24 अरब रुपए नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद होंगे और हैं भी, कि वो इतने बड़े और इतना बड़ा ख़ानदान है। लेकिन ये छोटे छोटे केस बनाकर उनकी ज़ाती ज़िंदगी को और ज़ातियात को तज़लील करना, मैं समझता हूँ ये एक सख्त ज़्यादती है। और अगर डॉक्टर साहब ये देखिए, अगर वो केस थे, मैं मानता हूँ वो केस थे, तो फिर वो केस अब ख़त्म कैसे हो गए? ये कौन सी बैरूनी या अंदरूनी ताकतें थीं कि जो उनको पहले वो बाहर भेज दिया और अब जो बाहर भेज दिया अब उनको वापस बुला लिया? ये क्या है? ये याद रखिएगा, अगर उनके वापसी आने के मकासद और उसकी डिटेल सिर्फ यही है कि वो एक मासूम इंसान है और उनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए खिदमत कूट कूट कर भरी हुई है। अच्छा भट्ट साहब, आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है। उसकी बुनियाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी और उसकी तकमील मियाँ नवाज शरीफ ने की, उसके मतलब बताइएगा। एक बात याद रखिएगा कि असला कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, वो उसको चलाना ही सबसे बड़ा काम है। जब 98 में जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर इतना प्रेशर आ गया, आपने अपने आइटम बम्स के जो उनको रोल बैक करना है, क्लोज करना है, हमारे अंडर देना है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस वक्त एक बहादुरी का फैसला किया। उन्होंने कौम को बता दिया कि मैं वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ और पाकिस्तान के लिए ज़िंदा हूँ। उन्होंने आइटम बम को चलाने का ऑर्डर देकर पूरी दुनिया को बता दिया कि हम एक एटमी पावर हैं। हमारी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा, अगर उन्होंने हमारा नुकसान किया तो हम उनका उतना ही नुकसान करेंगे जितना वो हमारा नुकसान करेंगे। लेकिन वैसे ज़ाती तौर पे वो ऐसे इंसान नहीं है, वो सुलह पसंद और एक तरक्की पसंद इंसान हैं कि वो चाहते हैं मोहब्बत के साथ माशरे में अच्छी चीज़ें पनपती रहें। तो भट्ट साहब, उस वक्त एक चीज़ तो बड़ी मंजरिया पर आई थी कि उन्हें कॉल आई थी, उस कॉल के मतलब बताइएगा। उस कॉल के मतलब डॉक्टर साहब ये था कि प्रेशर सिर्फ यही था कि इस एटमी प्रोग्राम को रोल बैक कर दें, क्लोज कर दें, हम आपके पूरे कर्जे माफ़ कर देंगे। ठीक है, कर्जे माफ़ करने के बाद हम आपको पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर तजवीज़ कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा, लीडर वही है जो आवाम के दिलों पे राज करता है। जो फ़ैसला उन्होंने उस वक्त किया, उस दौर का इतना बेहतरीन फ़ैसला उन्होंने किया कि उन्होंने जब एटम बम को चला के एक कामयाब तजर्बा कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की जितनी बड़ी एटमी ताकतें थी उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान एक हकीकी
एटमी ताकत है। और बल्कि यहाँ क्रेडिट पेश करूँगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, मेरे तो वो कुलीग भी रहे हैं, आर्टिकल लिखने में मेरे साथ हमारी पाकिस्तान कॉलमिस्ट काउंसिल के ऑनररी मेंबर भी थे, एग्जेक्टिव मेंबर भी थे, और जंग में मेरे साथ ही कॉलम लिखते थे। और अक्सर जब उनसे मुलाकात होती थी तो वो यही कहते थे कि भाई मैंने जो ये एटम बम बना दिया, अब इसको कोई चला के बताए तो फिर, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उसको चला के लोगों को बता दिया कि वाकई पाकिस्तान एक हकीकी मुसलमान ताकत है। अच्छा भट्ट साहब, जब वो बात चली कि जी कॉल आ गई, उसका तो एटमी बम ना चलाने के एवज ये कहा कि आप एटमी बम नहीं चलाएंगे तो आपके कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे, मगर हमारी पाकिस्तान की गयूर अवाम ने उस वक्त अहद किया, उन्होंने मियाँ नवाशी की कॉल पर जी के कर्ज उतारो मुल्क सवारो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका मतलब देखिए ये बहुत अच्छी बात थी, लीडर के कहने पे हम सब ने लैब बैक किया, टैक्स बढ़ाए और उस फंड में इतने से इतने पैसे इकट्ठे किए कि हमने IMF से और ऐसे इदारों से जो हमें ऑब्वियसली हमारे नीचे गर्दानती हैं उनको वापस करने की कोशिश की। लेकिन याद रखिएगा कि हम सराउंडिंग हैं, चाइना के अलावा हम इंडिया को देखें या दूसरे ममालिक को देखें तो हमारे ताने बाने जब उनके साथ मिलते हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को वो ऐसे ख़राब करके पेश करते हैं कि हमारा इमेज इतना ख़राब कर देते हैं कि हमारे सराउंडिंग रहने वाले कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ का इमेज देते हैं कि पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में इंतशार फैलाना चाहता है। लेकिन ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान एक सुलझा मुल्क है और पाकिस्तान हर अच्छे ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखने का मुतमन्नी है। अच्छा भट्ट साहब, मियाँ नवाशी की हुकूमत जब भी आई ताजरों ने यही कहा जी कि ये ताजर दोस्त हुकूमत है, और आज भी हमने देखा कि जब मियाँ नवाशी साहब लाहौर चैम्बर आए तो लाहौर चैम्बर के सदर काशफी अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट और साबका जो भी अहदेदारान थे उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और वहाँ पर मियाँ नवाशी साहब ने दिल खोल के बातें भी की। देखिए इस सिलसिले में मैं बात करूँगा, एक होती है सियासत, एक होती है मरूसी सियासत। वो होती है बाप से बेटा, बेटे से फिर बेटा, बेटे से फिर बेटा। याद रखिएगा इस वक्त ये क्रेडिट वो अपनी पिछली चीज़ों का क्रेडिट ले रहे हैं कि जो उन्होंने ख़ास तौर पे अपनी दौरे हुकूमत में टैक्स नहीं बढ़ने दिया, सेल्स टैक्स को डबल डिजिट नहीं होने दिया, ख़ास तौर पे 1% टैक्स था, इनकम टैक्स था उसको 0.75 होने दिया। ये देखिए ये बहुत सहूलतें थीं कि जब गवर्नमेंट आम ताजरों को जब दी जाती थी तो वो अपना ज़ाती दिल खोल के पैसा लगाते थे और पैसा लगा के, याद रखिएगा, पूरी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब ये पैसे रोटेट होते थे तो हर तरफ हर चीज़ की जब तलब बढ़ती थी तो किल्लत किसी चीज़ की नहीं रहती थी। पाकिस्तान में याद रखिएगा उस वक्त डॉलर का रेट भी अगर देखें तो बहुत कंट्रोल था। लेकिन जब से बैरूनी ताकतों ने साजिश की, नवाज शरीफ साहब को जब पाकिस्तान से यहाँ से निकाला तो उसके बाद देखिए डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ बढ़ता गया। तो याद रखिएगा ताजर बरादरी पाकिस्तान के नवाज शरीफ के हक़ में इसलिए है कि वो खुद एक ताजर हैं। उनकी जो मिले हैं इत्तेफाक फाउंड्री, इत्तेफाक शुगर, ये क्योंकि वो खुद ताजर हैं, वो ताजरों के बारे में, ताजरों की ज़्यादा से ज़्यादा एक अहमियत है, उनको उनके कारोबार चलाने में उनकी अहमियत को समझते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी एक बात की थी, टेक्नोक्रेसी या टेक्नोक्रेट लोग पाकिस्तान में आएंगे तो याद रखिएगा ताजर बरादरी के लेवल के लोग होंगे, इंडस्ट्री के लेवल के लोग होंगे तो इंडस्ट्री चलेगी। अगर जिन लोगों को बड़े कमरे में बैठ के, ठंडे कमरे में बैठ के पता ही नहीं है कि ये हमने काम कैसे करना है, तो वो अपने अगर छोटे छोटे सेक्शन ऑफिसर से बात करेंगे इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत सख्त ज़्यादती है। तो पाकिस्तान पे हुकूमत करने का उसी का हक़ है जो पाकिस्तान की गलियों को, ये गलियाँ ग्वाल मंडी की बात कर लें, चौकदारगढ़ की बात कर लें, ये जो अंदरून शहर है जो इस चीज़ को समझता है वही ताजरों की हकीकत को समझता है और वही अच्छा रिलीफ दे सकता है। अच्छा भट्ट साहब, अरसा 20 साल से आप नेशनल और इंटरनेशनल अखबार में लिख भी रहे हैं, इकानमी पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में मियाँ नवाज शरीफ साहब इकानमी की बेहतरी के लिए कैसे इक़दाम करेंगे? डॉक्टर साहब ये सीधी सी बात है, इस वक्त हम जिन हालात पे पहुंच चुके हैं, IMF के थ्रू हम जितने जकड़ जा चुके हैं, इस वक्त हमें ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है कि जो हमें रिलीफ दे। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेस के अंदर ऐसा अच्छा रिलीफ देना चाहिए, ख़ास तौर पे एक एमनेस्टी स्कीम की बहुत अच्छी अहम ज़रूरत थी, अगर वो दे दी जाती तो मैं समझता हूँ कि अगर उसका रेट बढ़ा दिया जाता 3 से 5 या 5 से 7 या 8-10% करके भी अगर उसको पैसे को क्लियर कर लिया जाता तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने पैसा नहीं छुपाना था। मैं तो यहाँ शुक्रगुजार हूँ जनरल आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने पैसे छुपाने वालों को पैसे को अफ़गानिस्तान या दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करने का, डॉलर को यहाँ से फरार करने में जिन लोगों ने अपनी कोशिशें की उनको उन्होंने ऐसे डंडे स्टिक से सीधा किया। तो आप देखिए डॉलर का रेट कहाँ वापस आ चुका है, चीनी का रेट कितना
कंट्रोल हो चुका है, आटे का रेट कितना कंट्रोल हो चुका है, दालों का रेट और ऑयल का रेट जो आप आम हम देखते हैं कितना कंट्रोल हो चुका है। इन कंट्रोल होने से याद रखिएगा कि आम इंसान की ज़िंदगी भी बड़ा अच्छा असर पड़ता है। वो यही चाहती हैं कि ऐसी अच्छी पॉलिसियाँ बनें, ऐसी अच्छी पॉलिसियाँ बने जिससे आम इंसान खाने के काबिल हो, ये ना हो कि भूख हड़ताल हो जाए, लोग मरना शुरू हो जाए। बल्कि बरसा जनरल आसिफ नीसा के क्रेडिट में यह भी चीज़ आती है कि उन्होंने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा अच्छे इकदाम किए, तो उस वाले से भी कुछ बताइएगा। देखिए, स्मगलिंग के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम ये किए कि सबसे पहले तो उन्होंने बलूचिस्तान से जो एक ऑयल डीजल ईरान के थ्रू आ रहा था, वो तकरीबन पाकिस्तान में 22 रुपये ये कन्वर्जन लगता था, उसमें तकरीबन 22 ही सियासी लोग शामिल थे जिनका आपस में भत्ताबाजी चलती थी। इसकी डिटेल मैं अगले प्रोग्राम में आपको डिटेल से बता दूंगा कि इन लोगों ने आपस में मिली भगत करने के बाद वहाँ से सस्ता डीजल, सस्ता पेट्रोल मंगाकर उन्हीं पेट्रोल पंपों को महंगे दामों देना शुरू करके अपनी ये रॉयल्टी लेनी शुरू की, जिससे मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि हम साहब मुल्क से हमें तो एक ताल्लुकात अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए, उनसे सस्ती चीज़ दे के सस्ती यहाँ देनी चाहिए कि आम आवाम इससे खुशहाल हो जाएं और खुशहाल होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मईशत तरक्की कर सके। लेकिन चंद अनासर ऐसे हैं वो कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी पेट का या अपनी लालच का गाड़ा भरेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों ये लोग एक्चुअली पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। बरसा जो मौजूदा हमारी आम आवाम है बेचारी, उनकी नज़रें मियाँ नवाशी के ऊपर हैं जी के मियाँ नवाशी साहब आ गए हैं तो महंगाई का जिन जो ना इसको बोतल में बंद कर देंगे, तो क्या देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में? सीधी सी वजाहत सी बात है, इससे आप पिछले 3 सालों का क्रेडिट देख लें गवर्नमेंट का, जो भी प्रोग्राम हुए, जो भी काम हुए, टैक्स 2 से 5, 5 से 17% विद होल्डिंग टैक्स, ये टैक्स उन्होंने आवाम के ऊपर लगाए। इसके अगेंस्ट उन्होंने इंडस्ट्री को बूम नहीं दिया, उन्होंने इंपोर्ट पॉलिसी को बूम नहीं दिया। 7 से 8 से 10 महीने लोगों के पैसे करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए और वो टैंकरों के अंदर बंद हैं, वो कंटेनरों के अंदर बंद हैं और वो खड़े हैं। ये कैसी ऐसी पॉलिसी जो डेवलप नहीं हो पा रही थी। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती थी कि उनको जानबूझ के डैमेज किया गया और उनकी इंपोर्ट बंद की गई। इंपोर्ट बंद करने से देखें हमारे मुल्क में कोई चीज़ें ऐसी हैं, अब दवाइयों की मिसाल ले रहे हैं, उनके सॉल्ट जब तक हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि हम दवाइयाँ नहीं बना सकते तो फिर हम ऑब्वियसली अगर नहीं बना सकते तो फिर हमें बैरून मुल्कों की जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है उनको देखना पड़ेगा। तो और वो इतने महंगे हैं कि आम इंसान, याद रखिएगा पाकिस्तान के 84% लोग जो देहातों में रहते हैं वो आम दवाई खा के ज़िंदा नहीं रह सकते। बट साहब मियाँ नवाशी को जब भी हुकूमत मिली बड़े मुश्किल हालात में मिली, और उनके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि वो जब भी आते हैं वो उस पर काबू पा लेते हैं? डॉक्टर साहब ये जादू की छड़ी वाली बात तो ये तो कहते हैं कि मुहावरे तो अच्छी बात है आपने बात की जादू की छड़ी, लेकिन याद रखिएगा बिल्ली के बच्चे को भी समझ आ जाती है कि मुझसे अखलाक से और प्यार से पेश कोई आ रहा है, क्या आ रहा है। याद रखिएगा जितने साल भी नवाज शरीफ साहब आउट ऑफ कंट्री रहे, उनकी एब्सेंस में मरियम नवाज़ ने एक बड़ा ही पॉजिटिव जेस्टर देके, बड़ा पॉजिटिव रोल देख के नून लीग को ज़िंदा रखा। मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अहमियत का काम किया। ख़ास तौर पे ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब तो बहुत अच्छे ही माशाल्लाह मुंतज़िम और बहुत अच्छे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अच्छी पॉलिसियाँ दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि लेकिन जब कॉम्बिनेशन पूरा सेट ना हो तो डेवलपमेंट सही नहीं होती। अच्छा भट्ट साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर चैम्बर के सदर हैं, तो आज जब वो साथ आए तो ताजर बड़े खुश थे कि जी हमारे साबिक सदर भी आए। अब ये देखें चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चेंबर ऑफ कॉमर्स, तजारत और इंडस्ट्री का जो चेंबर है ओबियसली वो लाहौर चेंबर है। देखें अब इसाक डार साहब भी वहाँ की पैदावार हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर ख़ास तौर पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब उन्हीं की पैदावार हैं। अगर वो अपने होम ग्राउंड में, अपने होम सेशन में, डेवलप्ड होम सेशन में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग जिनसे पाकिस्तान चलता है, अगर उनके पास गए हैं, उनका वोट अपना कैप्चर करते हैं, रीइंस्टेट करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो बड़ी खुश आइंद बात है कि वो अपने घर में गए हैं और ऐसे लोगों के साथ जाके बातचीत की है, उनको बावर कराया कि हम ही हैं जो आपकी इंडस्ट्री और आपके मुल्क के लिए बेहतर मुमकिन हो सकते हैं। अच्छा भट्ट साहब, आपने देखा कि मरियम नवाज साहबा ने यूथ को बड़ा जो ना मोबिलाइज किया और यूथ अब जो ना आपको हर जगह नजर आ रही है, तो बताइएगा कि मरियम नवाज ने कैसे ये यूथ को जो देखें कंपैरिजन करें इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, तो अगर कंपैरिजन मरियम नवाज का करें तो मरियम नवाज भी एक यंग हैं,
यंग लेडी हैं, उन्होंने अपनी एक यूथ की डेवलपमेंट, एक अपनी यूथ एम्पावरमेंट को इन्हांस करके, अपने ग्रुपों को इन्हांस करके, ख़ास तौर पे अपने ही लेवल की MP MNA से उन्होंने बना के इतनी अच्छे और स्मूथ तरीके से पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ उन्होंने ये चीज़ें एक पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर नवाज शरीफ साहब से कंसीव की हैं, मौरूसी तौर पे भी ये चीज़ें चलती हैं ख़ानदान में। तो ये बहुत अच्छी जेस्चर है कि उन्होंने पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपने आप को सख्तियाँ भी झेली, जेलें भी काटें, और इतनी छोटी उम्र में वो इतना बड़ा काम कर चुकी हैं। मैं उनको हाईली अप्रिशिएट करूँगा। इस तरह जमहूरियत के लिए कहा जाता है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, राइट। वो उन्होंने बता दिया कि हम, ये पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के लिए, हमारा जीना और मरना हमारा पाकिस्तान है। अच्छा भट्ट साहब, लास्ट में ये बताइएगा कि आम आवाम ये कह रही है कि मियां नवाज शरीफ अब जब इलेक्शन में दोबारा आएंगे तो वो 2/3 अक्सरियत से आएंगे, तो आपका क्या तस्वीर है? ये देखिए, 2/3 अक्सरियत की बात भी एक अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को 2/3 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद से नवाज शरीफ साहब को अडॉप्ट करना चाहिए। बेसिकली किस थीम पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ताजर बरादरी और ताजर बरादरी को चलाने में बड़े अच्छे मावन का किरदार अदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पे याद रखिएगा, हमारा टैक्स सिस्टम पिछले 3 साल में इतनी वर्स्ट पोजीशन में गया कि हर इंसान ने ये कोशिश की कि मैं अंडर इनवाइसिंग या ओवर इनवाइसिंग करके टैक्स से बचाने की कोशिश करूं। सीधा टैक्स, अगर 2 से 5% टैक्स, मुकम्मल टैक्स लगा दिया जाए तो किसी इंसान को, याद रखिएगा, अपना टैक्स या छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ना इस पर अपने कोई लवाजमात खर्च करने की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत है। यहाँ आए दिन पिछले 3 साल की गवर्नमेंट की बात देखें, हर इंसान ने, बल्कि उस पॉलिसीज़ में आप ये देखें, उन्होंने टैक्स के साथ टैक्स की डेवलपमेंट कैसे की, उन्होंने स्टेट वाइजरी के साथ, उन्होंने जायदाद के लेन देन पे टैक्स, पैसे जमा करवाने पे टैक्स, पैसे बाहर निकालने पे टैक्स। भाई, पाकिस्तान के ताजर ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, गुनाह कबीरा कर दिया कि उसके पैसा जमा कराने पे भी और निकालने पे, उसी का पैसा निकालने पे पाकिस्तान टैक्स दे रहा है? ये कैसा रूल है? मैं समझता हूँ कि FBR के आइंदा के बाद जो असूल हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा अजहान की ज़रूरत है कि जो भी कवानीन बनाए हैं, पाकिस्तान के जो बहुत छोटी तादाद ताजरों की जो टैक्स दे रही है, वो टैक्स देगी तो याद रखिएगा, ये 1500 अरब रुपए के, याद रखिए खरब रुपए के जो आपके टैक्स है ना, वो वापस आएंगे। अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा तंग करने की कोशिश की गई तो वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करेंगे। वो उन्होंने पहले ही अपनी साइड ऑफिस दुबई में या सऊदीया में, चाइना में या इंग्लैंड में कहीं ना कहीं बनाए हुए हैं। वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगर वही चंद लोग यहाँ से चले जाएंगे, याद रखिएगा, तो टैक्स किसने देना है? तो याद रखिएगा, टैक्स फिर कैसे कलेक्शन होगा? फिर मैं तौबा इस्तग़फ़ार, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के ऐसे हालात हों कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा बैरूनी मंडियों से या IMF से किसी बेकारियों की तरह फिर भीख मांगनी पड़े। जी भट्ट साहब, जैसे पहले नून लीग ने वोट की इज्जत, और अब आप क्या देख रहे हैं कि अभी क्या मंशूर लेके आएगी नून लीग? देखें, इम्पोर्टेंस जो है वोटर की होती है, ठीक है। वोट एक ऐसा जहन होता है या वोटर्स ऐसे अजहान होते हैं कि जो सिलेक्शन करते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, उसकी डिटेल आप पिछले 5, 7 या 8, 10 सालों से डिटेल ले लेते हैं। जिस भी लीडर ने या जिस कम्युनिटी लीडर ने या जिस पार्टी लीडर ने अच्छा काम किया हो, ज़ातियात की जंग ना लड़ी हो, याद रखिएगा, लोग उसी को लाइक करते हैं, उसी को लाइक करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में कि नवाज शरीफ है तो शायद पाकिस्तान भी जिंदा बचेगा। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि करंट अफेयर विद नदीम भट्टी में मौजूदा जो मुल्क की सियासी सूरत है उसके मुतालिक भी नदीम भट्टी साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज में, बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाया मियां नवाज शरीफ के साबका हुकूमत के मुतालिक, साबका जो अदवार है उनके, उस वाले से उन्होंने क्या क्या तरक्याती काम करवाए। और नाज़रीन, आपको ये बात कहता चलूँ कि वोट आपके पास एक इमानत है, वोट उस शख्स को दें जो आपके वोट की कदर करे। और इसके साथ ही अपना रखिएगा ढेरों सारा ख्याल। अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे करंट अफेयर विद नदीम भट्टी में एक नए इशू के साथ। अल्लाह निगहबान। घर वही मजबूत होते हैं जहाँ रिश्ते मजबूत हों। आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।